रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो है प्रोटीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये सेकंड लास्ट हमारा सवाल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। प्रोटीन्स होती क्या चीज़ है? सबसे पहले हमने वर्ड प्रोटीन का मतलब समझना है कि इसे प्रोटीन क्यों कहा गया। देखिए, प्रोटीन का मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। देखिए, प्राइम इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इसलिए हम इसे प्राइम इम्पोर्टेंस कह रहे हैं कि प्रोटीन की प्राइम इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस प्राइम होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो अबंडेंट होते हैं। ये बात आपको बात समझ आ गई कि प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है टू बी फाउंड इन द सेल एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। अब यानी कि सबसे ज़्यादा तो सेल के अंदर वाटर पाया जाता है। ये बात आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, सबसे ज़्यादा सेल में वाटर पाया जाता है, लेकिन वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज़हन में रखना आपने ये। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सबसे ज़्यादा जो सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो प्रोटीन है। ये बात आपने जहन में रखनी है, जो अक्सर पेपर में आ जाती है और बच्चे गलत कर देते हैं और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर सबसे ज़्यादा है, 70% वाटर कंसंट्रेशन है, इसलिए ये बात कही जा रही, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। ऑल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है प्रोटीन। 60 to 80% प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर पाई जाती है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन मौजूद होती है, और इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेली हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। मैक्सिमम राइबोसोम के अलावा उनमें भी प्रोटीन मौजूद होती है, और उन ऑर्गेनेली के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्जी अपरेटस है, इन सब के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है। तो बेसिकली ये समझाने का मतलब है आपको कि फाउंड इन सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, तमाम पार्ट्स में होती है, ऑर्गेनेली में भी होगी, सेल मेम्ब्रेन में भी होगी, न्यूक्लियस के अंदर भी होगी, हर जगह पे आपको प्रोटीन अवेलेबल मिलेगी। इट इज़ कंप्राइज ओवर 50% एमसीक्यूज है ऑफ द टोटल ड्राई वेट। अगर हम सेल में से वाटर को निकाल दें तो टोटल जो वेट करें तो 50% उसका वेट जो होगा वो प्रोटीन का होगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी प्रोटीन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अहम बात है। सबसे पहला फंक्शन है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल के कई स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। अब वो कई स्ट्रक्चर कौन से हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, सेल मेम्ब्रेन भी इसका स्ट्रक्चर है, उसको बनाता है ये। उसके बाद ऑर्गेनेली में भी प्रोटीन मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन इन्वॉल्व है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। ऑल द ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसकी बात की जा रही है, फंजाई वगैरह, एल्गी वगैरह, कंटेन प्रोटीन। उन तमाम ऑर्गेनेली में प्रोटीन मौजूद होती है। ऑर्गेनेली आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन मौजूद है, गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन मौजूद है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद है। तो बेसिकली तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज आती हैं। तो ये पहला फंक्शन था। अब दूसरा फंक्शन है एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तमाम एंजाइम प्रोटीन नेचर होते हैं, ज़हन में रखिएगा, और एक ग्लोबुलर होते हैं स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर होता है इनका। अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ये बेसिकली एंजाइम के नेम है। एंजाइम कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म। जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, एंजाइम उन्हें कंट्रोल करता है, और विदाउट एंजाइम लाइफ का सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है। हार्मोन्स, तीसरा इसका फंक्शन। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन। अब यहाँ पर बताया जा रहा सम हार्मोन, इसका मतलब तमाम के तमाम हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, तमाम के तमाम हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। कुछ हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं,
कुछ हार्मोन अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो सम है। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते। एग्जाम्पल आपको दी जा रही इंसुलिन, ये बेसिकली ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है, आपने जेहन में रखनी है, ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। और इसके साथ एक और होती है जिसे कहते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये बेसिकली दोनों क्या काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, हार्मोन्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, यानी कि जिस्म में ना किसी चीज को ज्यादा होने देते हैं ना किसी चीज को कम होने देते हैं। तो ये बेसिकली किस चीज को, अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें, अगर हम ब्रेकफास्ट करें या लंच करें या डिनर करें या कोई चीज़ भी खाएं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने लग जाता है। तो हमने एक लेवल पर रखना है ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, तो उस लेवल को बरकरार रखने के लिए इंसुलिन को रिलीज किया जाएगा। इंसुलिन ज्यादा ग्लूकोज को लीवर में जमा करवा देगा, और जब ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को लीवर से लेकर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज की शक्ल में ब्लड में दोबारा ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो ये बेसिकली एक एंटागोनिस्टिक काम है इन दोनों का, इंसुलिन ग्लूकागोन का। तो ये ना किस चीज को ज्यादा होने दे रहे हैं ना ही किस चीज को कम होने दे रहे हैं। अब आ जाए कैरियर प्रोटीन, चौथा फंक्शन है इसका। कुछ प्रोटीन कैरियर होती है, कैरियर का मतलब लेकर जाने वाली कोई चीज। सम प्रोटीन वर्क एज ए कैरियर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज को कैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल दी जा रही है यहाँ पर, ये ब्लड प्रोटीन है, ऊपर मैंने ब्लड हार्मोनल प्रोटीन बताई है, जेन में रखिए ये दोनों ब्लड हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जबकि ये ब्लड प्रोटीन है, इसे कहा जाता है ये ब्लड प्रोटीन्स है। ये बात आपने जेन में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये कैरियर है, ये ऑक्सीजन को लेकर जा रही है। अदर प्रोटीन्स भी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है स्पेसिफिक सब्सटेंस, लिपिड्स को, मेटल आयंस को, ये ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। तो ये बेसिकली बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, अगर हम लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखते हैं डिफेंस सिस्टम। हमारा बॉडी का जो कुव्वत मुदाफत है, जो बॉडी, जो आर्मी जिसे हम कहते हैं बॉडी की, वो एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स हैं विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस। अब पैथोजेंस वो होते हैं जिन्होंने बीमारी फैलानी होती है, यानी कि बीमारी फैलाने वाले जरासीम को हम पैथोजन कहते हैं। फैलाने वाले जरासीम जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये जेहन में रखिए, अगर आपने याद रखना है तो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली। तो इन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज इन जरासीम को मारने में मदद देती है और बॉडी के अंदर एक कुव्वत मुदाफत पैदा करती है, डिफेंस सिस्टम पैदा करती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, अक्सर आपने देखा है जब कोई कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद देखें खून वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, वहाँ पर खून बहना रुक जाता है। अब ऐसी क्या चीज़ है ब्लड के अंदर जो उसे कंट्रोल करती है बहने में, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। अब फाइब्रिनोजिन बेसिकली एक इनएक्टिव फॉर्म है, जेहन में रखिएगा, एक इनएक्टिव फॉर्म है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो फाइब्रिन है, ये एक्टिव फॉर्म है। जब कभी कोई कट लगता है, इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस वक्त फाइब्रिन जो है ये क्या करती है, बेसिकली ये इनमैश करती है। इनमैश का मतलब है वहाँ पर रेशे बना देती है, और रेशे इस तरह अरेंज करती है जख्म पर कि जैसे कोई पवंदकारी, जैसे कोई चीज़ जुड़ रही है, जैसे हम कोई कपड़ा सीते हैं, कोई फटा हुआ कपड़ा उसे हम सी लेते हैं, तो इसी तरह वो जो कट लगी वाली जगह होती है वहाँ पर ये फाइब्रिन आकर बेसिकली क्या करती है, इनमैश करती है रेड ब्लड सेल को, वहाँ पर ये क्या कहते हैं उसको, रेशे बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीलिंग का काम करती है, सील कर देती है उस जगह को और ब्लड क्लॉटिंग को रोक देती है। तो इसलिए प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद ये क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद है ताकि मजीद ब्लड ना बहे, क्योंकि अगर ब्लड
ब्लीडिंग ज़्यादा होती जाएगी तो डेथ होने का खदशा बढ़ जाएगा। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन। अब देखिए एक इंसान है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे मूवमेंट करवा रही है? वो मसल्स हैं, क्योंकि मसल्स आर अटैच विद द बोन्स, और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन। मसल एक ऑर्गन है, तो मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन और एंड ऑर्गेनिज्म आर कॉज्ड बाय द प्रोटीन। एक्टिन या मायोसिन जो होती है ये मसल प्रोटीन है, ज़हन में रखिएगा। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, अगर हम मसल को बहुत बारीकी से देखें, अगर अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो मसल प्रोटीन हमें मिलेंगी जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। बेसिकली ये क्या करते हैं? ये मसल को मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने में मदद देती है प्रोटीन। जैसे कि हम जो भी गोश्त खाते हैं जानवरों का, बेसिकली जानवर का, तो वो क्या है? वो बेसिकली वो प्रोटीन है, तो वो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर और वही ऑर्गन को और ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करवाता है। अब मैं ऑर्गन की एग्जांपल दे दूं तो स्टोमक की एग्जांपल ले लें। स्टोमक में भी प्रोटीन मौजूद होती है। स्टोमक में क्या होती है कि एक मसल्स मौजूद है, स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं? वो खुराक को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। तो लास्ट फंक्शन है मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। अब आपसे एक बात है, आपने मैट्रिक लेवल पे माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा। उसमें आपने माइटोसिस में एक फेज पढ़ी होगी जिसका मतलब है एनाफेज। एनाफेज एक क्रिटिकल फेज है, ज़हन में रखिएगा। जब भी हम एक लफ्ज़ क्रिटिकल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर कोई चेंज आती है तो स्ट्रक्चर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? यहाँ लिखा गया मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन इज काज्ड बाय द प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। एक प्रोटीन होती है जो एनाफेज का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन, अपने अपने पोलों की तरफ जो है वो क्या होंगे? वो क्रोमोसोम मूव करेंगे। उन्हें कौन लेकर जाएगा? एक प्रोटीन है जिसे ट्यूब्यूलिन कहते हैं। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपको। बेसिकली ये एक सेल है जिसमें ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रोसोम है। अब ये क्रोमोसोम है जो ऑपोजिट अपने अपने पोलों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो इसके साथ आकर अटैच हो रही है, यहाँ पर ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर आके लगा है, जो अपनी तरफ खींच रहा है, बेसिकली ये धागे क्या कहलाते हैं? ये प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। हमने डिफरेंट प्रोटीन्स को देखा जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अब हम प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल है और बड़ा मालिक्यूल हमेशा छोटे मालिक्यूल से मिलकर बनता है। तो छोटा मालिक्यूल क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? वो प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। अब अमाइनो एसिड को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अलग से आ जाएगा व्हाट आर अमाइनो एसिड या राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट। प्रोटीन जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है उसे हम अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। जैसे एक घर ईंट से मिलकर बना हुआ है, तो जब पूरा घर देखेंगे तो हम कहेंगे इसकी यूनिट क्या है? तो हम कहेंगे इसकी यूनिट ईंट है। तो बेसिकली प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल है, उसकी यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है। तो हजारों सैकड़ों अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड की मिकदार रखती है, वो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड रखती है। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ज़हन में रखिएगा। एक नाइट्रोजन होता है, एक कार्बन होती है, एक हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होती है। ये 4 चीज़ों से मिलकर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज। अब देखें तादाद जो अमाइनो एसिड की है वो मुख्तलिफ है, फ्रॉम फ्यू चंद से लेकर 3000, यानी कि चंद अमाइनो एसिड से लेकर 3000 तक इसकी तादाद होती है, और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन, और इससे भी ज्यादा हो जाती है प्रोटीन में। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, ये एक ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है, इसके अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 51। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, इसके अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 574। 574 अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर है और इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड है। तो यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड की तादाद है डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि 3000 तक अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल टिश्यू। 170 के करीब डिफरेंट
काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल एंड द टिश्यू। अगर एक सेल देखें तो उसके अंदर 170 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ये ज़हन में रखनी है बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ दीज, इनमें से अबाउट 25 टाइप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। अभी मैंने आपको शुरू में बताया तमाम प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, तमाम अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाती। ये ज़हन में रखिएगा, हमारे ज़हन में यही आता है कि 170 अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी प्रोटीन मुख्तलिफ चीज़ें फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे हार्मोन की बात मैं आपको एक डिफरेंट बात बता रहा हूँ, बुक से हटकर बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इधर कहा गया 25 टाइप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका मतलब 25 इन्वॉल्व है, सारी की सारी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ अमाइनो एसिड एज ए हार्मोनल शो हो रही होती हैं, हार्मोनल के तौर पे काम कर रही होती है। कौन से हार्मोन? अगर आप थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करें, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन की नेचर क्या है? थायरोक्सिन की नेचर अमाइनो एसिड है, ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए तमाम जो अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते, कुछ हार्मोन को बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात इंफॉर्मेटिव है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड ऑफ द 20 टाइप्स ऑफ, लेकिन ज्यादातर अमाइनो जो प्रोटीन है वो 20 किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। वही 20 अमाइनो एसिड बार बार मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ आएंगे और वो मिलकर प्रोटीन बनाते जाएंगे। यानी कि 20 अमाइनो एसिड पार्टिकुलरली यूज किए जा रहे हैं रेगुलरली से। समझ आ गई बेटा बात? अब स्टूडेंट, ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अमाइनो एसिड्स के बारे में। ये आपने 3000, 170, 25 और 20 ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखनी है बात। उसके बाद जनरल फार्मूला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ड्रॉ जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड का फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव अमाइनो ग्रुप। पहली बात, तमाम अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यानी कि एसिड ग्रुप होगा एक, जैसे कार्बोक्सिल कहते हैं, इससे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यानी कि आपको बात समझ आ गई, अगर हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाए उसमें अंदर अमाइनो ग्रुप भी होगा और इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा अटैच टू द सेम कार्बन। ये दोनों, अगर हम लफ्ज अमाइनो एसिड को देखें, अगर हम लफ्ज अमाइनो एसिड को देखें तो इसमें दोनों बातें छुपी हुई हैं। यानी कि अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप होगा, इसलिए इसे अमाइनो एसिड कहते हैं। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप। और वो सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर मौजूद होते हैं, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हों, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, उसे हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये पेपर में अक्सर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द अल्फा कार्बन? द कार्बन विच हैव बोथ फंक्शनल ग्रुप लाइक अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच इज नॉन एज, उसे हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। अभी हम फर्दर भी डिस्कस कर लेते हैं इसको, अल्फा कार्बन को। द जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का ये है आपके सामने। कार्बन सेंटर में है क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, आपने ज़हन में रखनी है। चारों तरफ वैलेंसी पूरी है कार्बन की। एक तरफ आर है, आर इज जर्नल, ये ज़हन में रखिएगा, आर जर्नल है। यहां पर आर के चेंज होने से उस अमाइनो एसिड की नेचर भी चेंज होगी, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसका फंक्शन भी चेंज होगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो आर जर्नल है, हाइड्रोकार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप के अंदर आता है। कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर इसलिए लिखा गया क्योंकि जो बॉन्ड है वो कार्बन से नाइट्रोजन के दरमियान बनता है, इसलिए यहां पर क्या अमाइनो ग्रुप को अरेंजमेंट चेंज की कर दी गई है। और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है और H लगा हुआ है एक साइड पर। तो ये बेसिकली एक जनरल फार्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ द R ग्रुप। अब ये ज़हन में रखिएगा, तमाम अमाइनो एसिड R ग्रुप की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर R H है, ज़हन में रखिएगा, अगर R H है, इट फॉर्म ग्लाइसिन, वो क्या बना देगा, ग्लाइसिन बना देगा। ये देख लें आपके सामने, यहां पर एक अमाइनो ग्रुप का स्ट्रक्चर है, यहां ओपन स्ट्रक्चर कर दिया है। COOH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और COOH को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं।
ये ओपन चेन दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप इसको अमाइनो ग्रुप को इस तरह भी लिख सकते हैं, अमाइनो ग्रुप को इस तरह भी लिख देते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये ओपन स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका। ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर दिखाया है, उसे कंबाइन कर दिया, यहां पर ओपन कर दिया उस चीज स्ट्रक्चर को। अब यहां पर H लग गया R की जगह, तो इसे हमने कह दिया ग्लाइसिन। अगर H की जगह CH3 लग जाएगा तो हम उसे कह देंगे एलानीन। तो ये अमाइनो एसिड है। तो आप देखें R के चेंज होने से नाम भी चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, इसका फंक्शन भी चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। आर के चेंज होने से इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, इसकी केमिस्ट्री भी चेंज हो गई, इसका फंक्शन भी, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये बात की गई है अमाइनो एसिड डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ द आर ग्रुप। और सिमिलरली व्हेन आर इज अ CH3, जब आर जो होगा वो CH3 होगा, इट फॉर्म एलानिन, वो एलानिन बना देगा। एलानिन क्या है बेसिकली, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये ज़हन में रखिएगा, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं, ज़हन में रखिएगा अब आप। उसके बाद अब आपने पढ़ा एक बात, मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसे कहा गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। जब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तब पेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ज़हन में रखिएगा। अब हम जो बॉन्ड बनाने लगे हैं, अब हम अमाइनो एसिड को जोड़ने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज के साथ जोड़कर सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाया था जो कि एक ओलिगोसेकेराइड थी। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं कि अमाइनो एसिड आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड आप ज़हन में रखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में भी आपको बताया था, ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड को कहते हैं। जो बॉन्ड कार्बन से नाइट्रोजन के दरमियान होगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। देखें जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएंगे सैकड़ों की तादाद में, 1000 की तादाद में, तो वो पोली कहलाएंगे। पोली का मतलब मैनी, बहुत सारे। पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और बहुत सारे अमाइनो एसिड है तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएंगे। द पॉलीपेप्टाइड्स में असेंबल, फिर इस तरह पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड की चेन जब जुड़ेंगी आपस में तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 1 चेन बनी है, 2 चेन बनी है, 4 चेन बनी है, जितनी चेन पॉलीपेप्टाइड की बनेंगी आपस में जुड़ेंगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लें। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो डिफरेंट अमाइनो एसिड की हैं। 4 चेन है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की, तो ये आपस में जुड़ती हैं। जब ये आपस में जुड़ती हैं तो क्या देती हैं, प्रोटीन बना देती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली बताना ये चाह रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद अब हम पेप्टाइड बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह जुड़ता है आपस में, पहले हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें पेप्टाइड बॉन्ड की, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। देखें यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड। अब बात ज़हन में रखनी है आपने, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। यानी कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जाके अटैच होगा और एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब आपने ज़हन में रखना, हमने अभी ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जाके लगेगा तब जब पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होने के लिए हमें OH चाहिए और H चाहिए। OH जो है हाइड्रोक्सी जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप से। अब याद रखिएगा ये बात, क्योंकि अमाइनो ग्रुप के पास कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता, कार्बोक्सिल ग्रुप के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। सॉरी, अमाइनो एसिड के पास, अमाइनो ग्रुप के पास हाइड्रोक्सी नहीं होता, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप के पास हाइड्रोक्सी मौजूद होता है। वाइल H इज रिलीज फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप, और H कहां से रिलीज होगा, अमाइनो ग्रुप से रिलीज। अब H का फार्मूला होता है इस तरह, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अमाइनो ग्रुप है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 3 तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो ये अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सी जा रहा है और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन जा रहा है, तो
तो ये अलग अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस तरह क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं, द लिंकेज बिटवीन द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन मौजूद है तो एक अमाइनो एसिड के कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं वो अटैच होगा अदर अमाइनो एसिड के एन ऑफ द अमाइनो ग्रुप। यानी कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइसिन एलानीन कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइसिल एलानीन, जो कि एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड है। डाइपेप्टाइड ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूं, फिर मैं दोबारा आपको एक दफा थ्योरी समझाऊंगा। लास्ट में हम अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। हमने अब ग्लाइसिल एलानीन बनाना है जो कि ग्लाइसिन और एलानीन से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन में H लगेगा आर की जगह, कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा अल्फा कार्बन पर, यहाँ H होता है और एक अमाइनो ग्रुप लगेगा। ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। अब दूसरा अमाइनो एसिड ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस का निशान शो कर दिया। ये एक कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके साथ आप एक अमाइनो ग्रुप लगाएंगे, उसके साथ आप अब CH3 लगाएंगे, R की जगह H लगेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा। अब इसे हम कहते हैं एलानीन। अब ये दो अमाइनो एसिड हैं, एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और दूसरा अमाइनो एसिड एलानीन है। ये आपस में जुड़ेंगे, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। पानी का मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, अभी आपको बताया है कि कार्बोक्सिल का हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमाइनो का हाइड्रोजन ग्रुप ये आपके सामने है। जब ये रिमूव हो रहे हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो इस तरह ये आपस में जुड़ जाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह आपने इसको लिख देना, सारे को जोड़ देना है। सबसे पहले आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसी तरह आप अमाइनो ग्रुप, उस तरह H, इधर भी H। अब यहाँ पर OH निकल गया तो इधर आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O कर देंगे। तो यहाँ पर आप बॉन्ड N के साथ बॉन्डिंग कर देंगे, ये N के साथ जुड़ गया। तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो अब आपने क्या करना है, जब ये निकल गया तो अब आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया था, ये वाला ऊपर वाला, ये आपने लिख दिया। इसके बाद पूरे का पूरा ये वैसे ड्रॉ कर देंगे। ये आपके पास मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास H, ये आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ आप लिख सकते हैं वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड आपके सामने बना है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इस तरह ही आपने लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वरना गलत कर दिया जाएगा आपका सवाल अगर आपने सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन को ऐसे किया। यानी कि अगर आपने इधर इसको ऐसे किया, कार्बन नाइट्रोजन को सिर्फ शो किया, तो ये सवाल आपका इस तरह गलत हो जाएगा। तो आपने इस पूरे को ऐसे शो करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है, इसे कहते हैं ग्लाइसिल एलानीन, क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलानीन के मिलने से बना है और ये एक डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड। अब आपके सामने है ये बात, स्ट्रक्चर। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ड्रॉ करना है, आपको आ जाएगा। ये बहुत आसान है ड्रॉ करना। अब इसकी थ्योरी ऊपर आप समझे तब आपको थोड़ी सी बात समझ आ जाएगी। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड में, द लिंकेज बिटवीन या बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। आप देख लें, कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड, और दूसरे अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन जो कि अमाइनो ग्रुप से है, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे तब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ऊपर आपको बताया जा रहा था कि हाइड्रोक्सी इज रिलीज फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन अमाइनो एसिड एंड H इज रिलीज फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। देख लें आपके सामने
हाइड्रोक्सी एक अमाइनो एसिड से रिलीज हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप से, और हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच हुआ है, क्योंकि दरमियान में ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये सेपरेट हैं दोनों। इस वक्त ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड के जरिए से पेप्टाइड बॉन्ड गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, और ये आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा। व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड, ड्रॉ पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिल एलानिन, जस्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिल एलानिन। तो ये हमारे पास एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई है। और अब उसके बाद लास्ट में हम ये बात पढ़ लेते हैं, A dipeptide has an amino group at one end and a carboxyl group at the other end। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो डाइपेप्टाइड देखा जाए, ये डाइपेप्टाइड है, इसके इस साइड पर देखा जाए और इस साइड पर देखा जाए, अगर इस साइड पर देखा जाए तो देखें अमाइनो ग्रुप मौजूद है, इस साइड पर देखा जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यानी कि ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करेगा, इस तरह ये पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो रिएक्टिव साइट अवेलेबल हैं जिन्होंने अगले अमाइनो एसिड के साथ जाके जुड़ना है। अगर आपसे पूछा जाए ये कार्बोक्सिल ग्रुप अगले अमाइनो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, तो आप कहेंगे अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा। आप कहेंगे ये अमाइनो एसिड नेक्स्ट किस अमाइनो एसिड के किसके साथ जुड़ेगा, आप कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब समझाया जा रहा है, डाइपेप्टाइड ये है, इसके दोनों साइड रिएक्टिव साइड मौजूद हैं, ये आगे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। सो बोथ रिएक्टिव साइड, कौन सी रिएक्टिव साइड, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, फर्दर पेप्टाइड बनाने के लिए अवेलेबल है। एज ए रिजल्ट ट्राइपेप्टाइड बनेगा, टेट्रा, पेंटा एंड पॉलीपेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस। इस तरह ये बॉन्ड बनते जाएंगे आपस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछी जाती है पेपर में कि हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड। अब ट्राइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड होते हैं, ये एक सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड। नंबर 1 ऑप्शन 1, नंबर 2 ऑप्शन 2, नंबर सी 3 ऑप्शन 4 और नंबर डी ऑप्शन 6। तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि आप बताएं कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे ट्राइपेप्टाइड के अंदर, 1 2 4 6 कितने होंगे। ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने देखना और अच्छे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करनी। मजीद हम इसके अब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं अक्सर पेपर में, तो अमाइनो एसिड को, इसके फंक्शन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।